घुटने टेकेगा। जिंदगी में जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं और अकेले आप क्या ही कर लेंगे, तो उस वक्त सिर्फ एक नजर उस सूर्य की तरफ देखना जो हर रोज उगता है, क्योंकि वो भी अकेला है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अकेले होने पर भी सारे संसार को अकेले ही आलोकित करता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के मॉर्निंग प्राइम टाइम नया सवेरा को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और अगले 1 घंटे आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन बड़ी और छोटी खबरें, जिसमें मुख्य तौर पर बात होगी चुनावों के बाद में नतीजे भी आ चुके हैं और अब सरकार बनने का सिलसिला चल रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही अन्य खबरों का भी रुख करेंगे और अगले इस 1 घंटे में मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे मेरे सहयोगी मुकुल। सुप्रभात मुकुल। सुप्रभात कृतिका, और हमारे तमाम दर्शकों को भी सुप्रभात। आज के दिन की अगर बात की जाए, क्या इसमें कुछ खास रहेगा? और जैसा कने अब बताया भी कि हम आंध्र प्रदेश की बात करें और ओडिशा की बात करें, तो यहाँ पे आज जो नए मुखिया हैं प्रदेश के राज्य के, वो उनको मिलने जा रहे हैं। इसके अलावा और क्या कुछ चल रहा है अगर हम देश की बात कर रहे हैं, खासतौर से आतंकियों के सफाई के लिए किस तरीके से हमारी सेना मुस्तैदी के साथ जुटी हुई है, जो ऑपरेशन जारी है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। और साथ ही आपको बताएंगे खेल जगत की तमाम सुर्खियां भी आज की क्या रहेंगी, और मौसम के ऊपर भी आपको हम जानकारी देंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आंध्र प्रदेश में आज एनडीए नेता चंद्रबाबू नायडू लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई गणमान्य होंगे समारोह में शामिल। ओडिशा में आज से होगी बीजेपी की सरकार। मोहन चरण मांझी लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। केवी सिंह और प्रभाती परिदा होंगे उप मुख्यमंत्री। भुवनेश्वर के जनता मैदान में होने वाले भव्य समारोह का हिस्सा होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर के कठुआ डोडा में आतंकवादी हमला। जवाबी कार्रवाई में कठुआ में मारा गया एक आतंकी, जबकि डोडा में 5 जवान घायल। वहीं रियासी हमले में शामिल आतंकी के स्केच जारी कर 20 लाख के इनाम की घोषणा। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी होंगे देश के नए सेना प्रमुख। 30 जून को मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे की लेंगे जगह। रूसी सेना में शामिल 2 भारतीयों की मौत। विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों की सकुशल वापसी का बढ़ाया दबाव। कहा, रूसी सेना में भारतीयों की भर्ती पर लगाई जाए रोक। और खेल की खबरों में T20 विश्व कप में आज भारत के सामने होगी अमेरिका की चुनौती। जीत के रथ पर सवार दोनों टीमों की नजर सुपर 8 में अपनी जगह बनाने पर। तो हेडलाइंस तो आपने जान ली, लेकिन नया सवेरा के वाई हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं देश भर की कुछ खास खबरें। आपको हम बताएंगे यहाँ पर क्या कुछ खास रहने वाला है आज, खास तौर से अगर बात की जाए। बिल्कुल, अगर आज की खास खबर की बात की जाए, दिन भर नजर रहेगी तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए नजर आएंगे। और शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई अन्य नेता भी शामिल होंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में 1 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना है। साथ ही चंद्रबाबू नायडू, आपको बता दें कि चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वो केसरपल्ली आईटी पार्क में सुबह 11:27 पर शपथ लेंगे। नायडू के साथ में आपको बता दें कि 24 मंत्री भी पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए आज नजर आएंगे। चंद्रबाबू नायडू को एनडीए गठबंधन दल ने अपना नेता चुना है। आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू पहली बार 1995 में मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद 2024 के चुनाव में शानदार जीत के बाद वो चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में वापसी कर रहे हैं। टीडीपी, बीजेपी और जनसेना वाले एनडीए ने हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में कि 175 में से 164 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया है। तो वही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपने शपथ ग्रहण से एक दिन पहले चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा की
कि अमरावती राज्य की एकमात्र राजधानी होगी। और वहीं चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा कल रात ही विजयवाड़ा पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर दोनों नेताओं का जोरदार स्वागत किया गया और उस दौरान की ये बेहद ही खास तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखा आपने किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो यहाँ चल रही हैं। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए आइए रुक करेंगे विजयवाड़ा से हमारे संवाददाता अमित गुप्ता जो हैं वो फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमने जानना चाहेंगे आपसे जो तैयारियों का जायज़ा आपने भी लिया था, कल रात में भी हमने देखा था किस तरीके से तैयारियां जो लगातार चल रही थी और अपने आप में एक बड़ी जीत जो टीडीपी ने यहाँ पे हासिल की है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए बीजेपी और जनसेना की भी, जिनके बलबूते हम मान रहे हैं जो एनडीए है उसने अपना नेता जो है वो चंद्रबाबू नायडू को चुना है और आज वही मुख्यमंत्री पद की यहाँ शपथ लेंगे। उसके साथ साथ कृतिका अगर बात की जाए उनकी कैबिनेट में माना जा रहा है कि करीब 24 जो मंत्री हैं वो भी आज शपथ ले सकते हैं। बिल्कुल 24 मंत्री भी शपथ लेंगे, लेकिन साथ ही नजर उस पर भी रहेगी कि आखिर कौन कौन से खास मेहमान आज के इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी हम जान लेते हैं, हमारे संवाददाता विजयवाड़ा से इस वक्त जुड़ रहे हैं अमिंद्र गुप्ता हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक और ताजा अपडेट बिल्कुल एक जगह और, क्योंकि हम आज देखेंगे जो मुख्यमंत्री हैं वो बीजेपी के अब बनने जा रहे हैं। दरअसल ओडिशा में आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बीजेपी विधायक दल के नेता मोहन चरण मांझी आज ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मोहन मांझी क्योंझर से विधायक हैं, वहीं केवी सिंह देव और प्रभाती पारीदा उप मुख्यमंत्री होंगे। भुवनेश्वर में आज दोपहर बाद होने वाले शपथ समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। मोहन चरण मांझी ओडिशा में भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। 4 बार के विधायक मांझी को उनकी सार्वजनिक सेवा और संगठनात्मक कौशल के लिए जाना जाता है। जबकि बात की जाए कनकवर्धन सिंह देव की, 2024 के विधानसभा चुनाव में भी पाटनगढ़ से जीत हासिल की। पश्चिमी ओडिशा से अनुभवी राजनीतिज्ञ माने जाते हैं। ओडिशा के पूर्व कैबिनेट मंत्री, इसके अलावा ओडिशा के पाटनगढ़ से 6 बार के विधायक हैं कनकवर्धन सिंह देव। प्रभाती पारीदा की अगर बात की जाए तो ओडिशा के खनायतों के सबसे बड़े समुदाय से संबंध रखती हैं। पेशे से वकील और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। निमापारा से पहली बार चुनाव जीती, तटीय ओडिशा के इलाके से आती हैं प्रभाती। तो आज एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह जो है वो होगा दोपहर बाद। अगर हम बात करते हैं ओडिशा की, खास तौर से बात की जाए और के बाद हम सेक्रेटरिएट आएंगे और उसके बाद हम पूरी जाएंगे महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन के लिए जाएंगे और पूरी दर्शन के लिए में जाएंगे। और दर्शन के बाद हमारा अगला कार्यक्रम हम निश्चित भाव में आपके पास रखेंगे। और हमारे संवाददाता जो हैं वो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं भुवनेश्वर से। ओपी यादव भी हमारे साथ जुड़े हैं और जैसे हमने आपको बताया था विजयवाड़ा से अमित जो हैं वो भी हमारे साथ हैं। पहले ओपी यादव आपके पास हम आना चाहेंगे। अगर बात की जाए ओडिशा की, पहली बार बीजेपी की सरकार यहाँ पर बन रही है, एक नया उत्साह जो है वो सीधे तौर पर देखा जा सकता है और कहीं ना कहीं ओडिशा की जनता ने वो विश्वास भी जताया है बीजेपी पर। किस तरह की तैयारियाँ फिलहाल आपने देखी हैं? जी, ओडिशा में 25 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है और इसी को लेकर न केवल पूरे राज्य में उत्साह है बल्कि उड़ीसा के आसपास के जो राज्य हैं वहाँ से भी कई सारे लोग कल हमने देखे जो यहाँ पर आए हुए। तो निश्चित तौर पर उड़ीसा के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव का माहौल है, बहुत अच्छी शुरुआत है और नए भारत के संकल्पित भारत के सपने को पूरा करने में उड़ीसा भी अपना योगदान देने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा है। और यही वजह कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ जब उड़ीसा की धरती पर 2:45 बजे पधारेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह कल लोगों में हुजूम उमड़ा था उसी तरह
एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक लोग उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछाए नहीं केवल खड़े दिखेंगे बल्कि उनका स्वागत और सम्मान करेंगे कि आपने हमसे जो उम्मीदें की थी हमने वही उम्मीदें आपको पूरी करते हुए फुल प्लेज जनादेश दिया। अब हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि उड़ीसा का विकास हो, हर व्यक्ति को उनकी इच्छा के अनुरूप जो भी एक राज्य के लिए संस्थागत विकास के लिए बुनियादी और जरूरतें होती है वो पूरी होंगी। तो इसी तरह केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर यहाँ विकास के आयाम स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री आज यहाँ 3:45 बजे आएंगे और उसके बाद वो 3:45 बजे तक राजभवन रहेंगे और 5 बजे के आसपास वो वहाँ जनता मैदान आएंगे और 5 से 5:30 बजे तक ये शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री और तकरीबन 10 कैबिनेट मंत्री और 7 से 8 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाए जाने की संभावना है। तो निश्चित तौर पर एक बहुत ही ऐतिहासिक पल है कि 25 साल बाद भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाएगी और बीते 25 साल के अंदर जो भी विकास के अधूरे कार्य थे, जो जनता के सपने थे जो अधूरे रह गए, उनको पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता भी जताएगी। तो एक ऐसा अवसर है जो उड़ीसा में उनके प्राकृतिक संसाधनों, उनके सम्मान और स्वाभिमान और जो बहुत सारे चुनावी मुद्दे थे जिनको बार बार प्रचार के दौरान पार्टियां अपने आप उठा रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने अपना कमिटमेंट जनता से किया था, उसको पूरा करने का आज एक शुरुआत है। तो निश्चित तौर पर एक बेहतरीन अवसर नहीं केवल उड़ीसा के लिए बल्कि भारत में विकसित भारत का सपना उड़ीसा के जरिए पूरा करने का भी एक नया दौर शुरू होगा। जी ठीक है, आपके पास में ओपी यादव आपसे कुछ देर में वापस आएंगे, लेकिन साथ ही अमरिंदर गुप्ता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं आंध्र प्रदेश से। अमरिंदर, अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश में तो वहां पर 11:27 का वो समय रखा गया है जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि वहां पर जानकारी ये मिल रही है कि प्रधानमंत्री भी वहां पर आज पहुंचेंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते हुए नजर आएंगे। कृतिका, अगर आंध्र प्रदेश के हिसाब से बात करूं तो आज का दिन खासा एक अहम दिन माना जा सकता है, जब 74 वर्ष के चंद्रबाबू नायडू गठबंधन की सरकार के साथ एक बार दोबारा सत्ता में वापसी करते हुए आज मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। 1978 में राजनीतिक जीवन को प्रारंभ करने वाले चंद्रबाबू नायडू राज्य के चौथे मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, जिसको लेकर यहां पर एक खासी तैयारियां की गई हैं। जिस तरह से आपको पता है कि इस बार आंध्र प्रदेश में एक प्रचंड बहुमत के साथ न सिर्फ तेलुगु देशम पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और जनसेना ने अपनी सरकार बनाई और राज्य में 175 सीटों में से 165 सीटें जीतकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। और इस कार्यक्रम में जब आज जो शपथ ग्रहण है चंद्रबाबू नायडू का चौथी बार, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि 10:40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजयवाड़ा के एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद एक डेलीगेशन उनको लेने जाएगा और प्रधानमंत्री वहां से निकलकर 10:55 पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम वाले स्तर पर पहुंचेंगे और 11 बजे से औपचारिक और विधि रूप से इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाएगा। 11:27 का वो समय मुकर्रर किया गया है जब चंद्रबाबू नायडू राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और उसके बाद 24 जो मंत्री हैं, टोटल 25 लोग शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री के साथ 24 जो मंत्री हैं वो लोग शपथ लेंगे, जिसमें जनसेना पार्टी के जो पवन कल्याण हैं वो डेप्यूटी सीएम के तौर पर शपथ ले रहे हैं। इसके अलावा जो है तेलुगु देशम पार्टी से 19 जो विधायक हैं वो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। इसके अलावा जनसेना पार्टी से 4 विधायक और भारतीय जनता पार्टी से 2 विधायक, तो टोटल 25 लोग इस कार्यक्रम में शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के साथ। और ये कार्यक्रम 12:30 बजे तक चलेगा और उसके बाद प्रधानमंत्री निकलकर यहां से एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे और वो उड़ीसा की ओर रवाना हो जाएंगे। तो ये तो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था, लेकिन जी अपने आप में काफी खास ये कार्यक्रम रहने वाला है अमरिंदर, और भी किस तरीके से जो खास तैयारियां हैं वो उसको लेकर की गई हैं और साथ ही ओडिशा की भी अगर बात की जाए इस पर आप दोनों से आगे भी हम जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, उसके बाद अपने दर्शकों को भी बताएंगे और किस तरीके से जो आज शपथ ग्रहण समारोह है ये भव्य होने जा रहा है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat,
crafted for the curious. मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके से 2 राज्यों में आज शपथ ग्रहण समारोह है और इस वक्त किस तरह की तैयारियां वहां पर चल रही हैं, इस पर ताज़ा अपडेट दे रहे हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी ओपी यादव और अमरेंद्र। अमरेंद्र, आपके पास में आना चाहेंगे। अगर आज की हम बात करें तो आज इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मौजूद रहेंगे ही, लेकिन उनके अलावा और कौन कौन से ऐसे खास मेहमान वहां पर इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए, इस कार्यक्रम के साक्षी बनते हुए हमें नजर आएंगे? कृतिका, इस भव्य समारोह की अगर बात करूं तो आज जो विजयवाड़ा है, आज भव्य रूप से सजाया गया है। पूरी रात सजावट की गई है और जगह जगह पूरे रास्ते अगर देखेंगे यहां से, और जो वेन्यू है जहां पे आईटी पार्क एयरपोर्ट के पास का जो गन्नावरम का जो इलाका है आईटी पार्क, जहां पे कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उस जगह तक अगर आप देखेंगे तो बैनर पोस्टर्स के साथ तीनों पार्टियों का, जो गठबंधन की पार्टी है वो लगाए गए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री के काफी सारे जो पोस्टर्स हैं उसको लगाया गया और बाकायदा न सिर्फ चंद्रबाबू नायडू की तरफ से वेलकम किया गया, बल्कि जो यहाँ के 2 केंद्रीय मंत्री हैं टीडीपी कोटे से, राम मोहन नायडू और डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासामी, उनके द्वारा भी कई कटआउट लगाए गए हैं। तो पूरे जो मतलब विजयवाड़ा को इतनी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। रात भर तैयारियां चली और देर रात जो कार्यक्रम स्थल है उसको अंतिम रूप दे दिया गया है। उसकी खास विशेषता है 33 एकड़ में बना हुआ वो द प्लेस है, जहां पर करीब बता रहे हैं कि 1.5 लाख से ज्यादा लोग आज पहुंच रहे हैं। पहले ये बताया गया था कि 1 लाख लोग पहुंचेंगे, लेकिन अभी जो संख्या थोड़ी देर पहले मुझे पता चली है वो 1.5 लाख से ज्यादा लोग आ रहे हैं। इसके अलावा इस कार्यक्रम में न सिर्फ केंद्रीय मंत्री, कल रात को गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा साहब पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री कल रात को आ गए हैं। टीडीपी कोटे से जो दोनों राम मोहन नायडू और डॉक्टर पेम्मासामी आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से जो कैबिनेट मंत्री बने हैं वो आ चुके हैं। इसके अलावा काफी कैबिनेट मंत्री आज दिल्ली से आ रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 8 राज्यों के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में आने वाले हैं। और इसके अलावा कई फिल्म स्टार, कल अगर बात करें पवन कल्याण के जो बड़े भाई हैं चिरंजीवी, कल रात को हैदराबाद से विजयवाड़ा एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा भी कई सेलिब्रिटी यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं, जो देर रात तक पहुंच चुके हैं। और अभी चूंकि कार्यक्रम जो है 11 बजे प्रारंभ होगा, तो ऐसे में आने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। और अगर वहां की सुरक्षा की बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में आने वाले हैं, तो वहां की सुरक्षा को लेकर खासे इंतजाम किए गए हैं। जहां एक तरफ 3 लेयर की सिक्योरिटी की गई है, वहीं 35,000 जो है आर्म फोर्सेस को तैनात किया गया है। आंध्र प्रदेश पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी है जो इस कार्यक्रम को देख रही है। सारे इलाके को मॉनिटर किया जा रहा है। सीसीटीवी से 5 आईएएस अधिकारी इसमें तैनात हैं जो इसका मुआयना कर रहे हैं। तो कुल मिलाके एक भव्य कार्यक्रम, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम, जिसमें प्रधानमंत्री की गर्मामय उपस्थिति के साथ राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर चंद्रबाबू नायडू शपथ लेने जा रहे हैं। बिल्कुल अमरेंद्र, ये तो बात हुई आंध्र प्रदेश की, इसके साथ साथ ओडिशा की भी अगर हम बात करें, वो भी यादव आपसे भी जानना चाहेंगे वहां पे किस तरीके से ये जो शपथ ग्रहण समारोह है इसको यादगार बनाने की जो तैयारियां हैं वो की गई हैं, और खास मेहमानों की जो फहरिस्त है उसकी क्या जानकारी मिल पाई है? का जनता मैदान अपने आप में एक इतिहास के रूप में जाना जाता है। ये जंग आज़ादी की लड़ाई से लेकर जब जब बड़े कार्यक्रम होते हैं तो जनता मैदान में कार्यक्रम किए जाते हैं। तो निश्चित तौर पर आज का जो ऐतिहासिक दिन है, जनता मैदान की वजह से 25 साल बाद बीजेपी की सरकार बनने की वजह से के रूप में बदलने वाला है। यहाँ तकरीबन 40,000 लोगों की व्यवस्था पंडाल में की गई है। और इसके अलावा सभी राज्यों के जो एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, संत महात्माओं को और जो यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनको तो आमंत्रित किया ही गया है। साथ ही साथ जो सूबे के वर्तमान में मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, उनको भी कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और जो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है उन्होंने जाके राज्यपाल से मिलने के बाद उनको बुलाने के लिए भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वहाँ जाकर उनको निमंत्रण दिया और सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया कि आपको कार्यक्रम में आना है और कार्यक्रम की शोभा बढ़ानी है। लेकिन मैं जहां तक बात करूं, यहां तकरीबन स्टेट और केंद्रीय बलों की कई जो पैरामिलिट्री फोर्सेज लगेगी, तकरीबन 67 बटालियन यहां तैनात की गई है। और स्टेट पुलिस के 4000 के करीब जवान यहां इसके चारों तरफ चाक चौबंद व्यवस्था के बीच पहरा देंगे। और यहां पर और भी तरह की जो सुरक्षा की गई है, वहां पर किसी व्यक्ति की आवाज़ बिल्कुल प्रतिबंधित कर दी गई है। और जो आसपास के रास्ते हैं
उनको न केवल सजाया गया बल्कि पूरी तरह से एक उड़िया जो रंग है उसमें रंग दिया गया है। 40,000 के अलावा जो मैदान के बाहर जो जगह है वहाँ तकरीबन 1 लाख लोग पहुंचेंगे। तो उम्मीद की जाती है कि एक उत्सव ऐतिहासिक तो होगा ही होगा। प्रधानमंत्री के आने से यहाँ के लोगों में एक हर्षोल्लास और उत्साह का माहौल भी बना रहेगा। तो निश्चित तौर पर आज का दिन न केवल ऐतिहासिक है बल्कि एक जनजातीय समुदाय के व्यक्ति को मुख्यमंत्री के तौर पे पेश करने की जो केंद्र सरकार की पहल है वो भी एक परिलक्षित करती है कि गांव गरीब किसानों के साथ साथ आदिवासी और जनजातीय समुदाय का किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान रखते हैं। और जब चुनाव के दौरान उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे उनमें वो बार बार वो कह रहे थे कि हम जनजातीय समुदाय यहाँ की तकरीबन 22.8% आबादी का प्रतिनिधित्व करती है, उनको 25 साल से कुछ भी नहीं मिला। तो जब हमारी सरकार बनेगी तो उनको न केवल ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिया जाएगा बल्कि उनके कल्याण और विकास के लिए कई योजनाएं लागू भी की जाएगी। यही वजह है कि यहाँ जनजातीय समुदाय का मुख्यमंत्री बनाया गया है, क्योंकि जो पूरे देश में तकरीबन 10 करोड़ जनजातीय समुदाय के लोग हैं उनमें से 9% ओडिशा के हैं। तो एक बड़ी आबादी यहाँ प्रतिनिधित्व करती है और तकरीबन 62 तरह की जनजातियां हैं जिन पर बार बार प्रधानमंत्री बोलते हैं कि इनमें जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़ी जनजातियां, इनमें उड़ीसा में भी 62 में तकरीबन 13 ऐसी जनजातियां जिनका किसी पार्टी ने आज तक ध्यान नहीं दिया। जी तो बिल्कुल ओपी यादव, लेकिन विकास को लेकर बीजेपी नया रोडमैप बनाएगी बल्कि उड़ीसा का समग्र विकास करेगी। जी, ओडिशा की अस्मिता को ध्यान में रखते हुए हम देख भी पा रहे हैं किस तरीके से विकास की बात कही जा रही है। और 2 क्योंकि उप मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे होंगे इसकी कुछ जानकारी? जी, कैबिनेट के अंदर तकरीबन 10 चेहरे शामिल किए जाने की संभावना है, जिनमें सुरेश पुजारी है, ब्रजराज नगर से विधायक हैं, वो एक बार सांसद रहे हैं, 3 बार के विधायक है। इसके अलावा जो कुचिंडा से विधायक है रवि नायक, उनकी भी संभावना, वो दूसरी बार विधायक बने हैं। इसके अलावा जो लक्ष्मण बाग है जिन्होंने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को उससे हराया है, तो निश्चित तौर पर उनकी भी पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। इसके अलावा एक और सूर्यवंशी सूरज हैं जो धामनगर से विधायक हैं और वो भी दूसरी बार जीते हैं, एक बार बाई इलेक्शन में जीते और इस बार फिर से जीत के आए, युवा चेहरे, तो उनको भी मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा। इसके अलावा एक महिला और कैबिनेट में शामिल होने की संभावना है। तो तकरीबन 10 कैबिनेट मंत्री बनेंगे जिनमें प्रमुख चेहरे ये हैं। इसके अलावा और भी कई चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में उनके जातीय समीकरण और क्षेत्र और स्थानीय इलाके के समीकरण के और संभाग के समीकरणों के हिसाब से मौका मिलेगा और 7 से 8 राज्य मंत्री भी बनाए जाने। तो ये कैबिनेट एक तरह से इस तरह का स्वरूप होगा जिसमें हर जाति, हर वर्ग, क्षेत्र और इलाके के हिसाब से न केवल प्रतिनिधित्व होगा बल्कि उड़ीसा का समग्र विकास किस तरह एक टीम बनके काम करेगी उसका एक स्वरूप सामने आएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इन दोनों खबरों पर ही आप अपनी नजर यूं ही लगातार बनाए रखिएगा। तो आज दिन भर इन दोनों ही खबरों पर, दोनों ही राज्यों में जो शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है जो कि वाकई बेहद ही भव्य होता हुआ नजर आएगा, तो उस पर मुकुल हम सभी की नजर लगातार बनी। बिल्कुल उस पर सबकी नजर है। इसके अलावा कई और ऐसी खबरें हैं जिस पर हम लगातार नजर बनाए रखेंगे और कौन सी वो खबरें बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Here gravity and physics don't call for shots and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people for whom excellence is not a job but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ेंगे आगे, जहां उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक बड़ा हादसा सामने आया है। दरअसल बालू से भरा हुआ एक ट्रक सड़क किनारे बनी हुई झोपड़ी पर पलट गया, जिससे झोपड़ी में सो रहे 4 मासूम बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ट्रक गंगा किनारे से बालू लेकर हरदोई जा रहा था और इतने में ही अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसकी वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक के नीचे दबे हुए लोगों को निकलवाया, लेकिन एक बच्ची को छोड़कर सभी की मौत हो गई। हादसे में घायल बच्ची को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। और आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां 2 जगहों पर आतंकवादी हमला हुआ है। कठुआ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास हीरानगर सेक्टर के सेदा गांव में एक घर पर आतंकवादियों ने हमला किया। हमले की जानकारी मिलते ही सुरक्षा बलों की एक टीम मौके पर पहुंच गई। 2 आतंकवादियों में से एक को कल रात मुठभेड़ में मार गिराया गया, वहीं दूसरा आतंकी फिलहाल फरार है, जिसको पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। हमले में एक नागरिक के घायल होने की भी सूचना है।
वहीं फरार आतंकी की तलाश के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और वहीं आपको बता दें कि कठुआ के अलावा डोडा में भी आतंकी हमला हुआ। यहां चतरगला इलाके में बीती रात आतंकवादियों ने भारतीय सेना के टेम्पररी ऑपरेटिंग बेस टीओबी पर फायरिंग कर दी। इस हमले में राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवान और एक एसपीओ के घायल होने की भी खबर है। घायल जवानों का फिलहाल इलाज चल रहा है। वहीं जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ अभी चल रही है। सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं और पूरे इलाके में घेराबंदी भी कर ली गई है। और इसी पर ताज़ा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में जम्मू से हमारे सहयोगी ताहिर नदीम इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। ताहिर, फिलहाल क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में? क्या अभी भी सुरक्षा बलों का जो ये ऑपरेशन है वो अभी भी चल रहा है? ये मुठभेड़ अभी चल रही है? ताहिर, आवाज़ मिल पा रही है आपको? जी मैम। जी ताहिर, मेरा सवाल ये है कि ये जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद में क्या अभी भी ये ऑपरेशन चल रहा है? जी मैम, ऑपरेशन तो चल रहा है, सर्च एंड पार्डन ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी जो इतलात नीचे पहुंची हैं उसके मुताबिक 4 बजे के बाद कोई फायरिंग नहीं हुई है। लेकिन आर्मी और जो एसओजी है उनकी तरफ से एसओजी ऑपरेशन चल रहा है और ट्रैफिक को सस्पेंड कर दिया गया है भद्रा पठानकोट हाईवे पे, क्योंकि इसी हाईवे पे जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है जो समंदर तट से 12,000 फीट की ऊंचाई पे छतरगला, उसी पोस्ट पे हमला हुआ था। ट्रैफिक को रोक दिया गया है, सर्च एंड पार्डन ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन फायरिंग की इंसिडेंट 4 बजे के बाद नहीं सुना गया है। जी बिल्कुल ताहिर, इसके साथ साथ जिस तरीके से राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवान और एक एसपीओ के घायल होने की भी खबर थी, वहां पर क्या स्थिति फिलहाल बनी हुई है? देखिए, जो जितने भी घायल हुए थे 5 राष्ट्रीय राइफल्स के जवान और एक जो एसपीओ था, उनको फिलहाल एसडीएच हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भद्रा में लाया गया था। वहां पे उनका जो है इमीडिएट ट्रीटमेंट के बाद उन सभी को मिलिट्री हॉस्पिटल उधमपुर शिफ्ट कर दिया गया है। राष्ट्रीय राइफल के हेडक्वार्टर ले जाया गया और वहां से उनको एयरलिफ्ट कर दिया गया है मिलिट्री हॉस्पिटल उधमपुर के लिए। और फिलहाल यही है कि लोगों में भय का माहौल है, लेकिन टूरिस्टों को पता नहीं था, बहुत सारी गाड़ियां आ रही थी इस पे, क्योंकि सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट छतरगला से सिर्फ 3 किलोमीटर पहले गुलडंडा में है। वहां जाकर उन गाड़ियों को भी रोक दिया गया है और ट्रैफिक की आवाजाही कंप्लीट बंद कर दी गई है भद्रा पठानकोट हाईवे से। जी ताहिर, इसके साथ साथ जो सर्च ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है वो कितने किलोमीटर के दायरे में चल रहा है? जैसा आपने कहा कि जो पर्यटक हैं वो यहाँ काफ़ी पहुँचते हैं और सुरक्षा के लिहाज से ही उनको फिलहाल रोक दिया गया है, लेकिन कितना दायरा है वो जहाँ फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, ये सर्च ऑपरेशन यूं समझे कि 30 किलोमीटर एरिया में चल रहा है, क्योंकि नाल्ठी विलेज है जो भद्रा पठानकोट हाईवे से भद्रा से खाली 10 किलोमीटर आगे है, वहां पे गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई। और उसके बाद जो पूरा एरिया है जो नाल्ठी से लेके छतरगला और छतरगला से नीचे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में सरथल की तरफ जाते हैं, इस पूरे 30 किलोमीटर के स्ट्रेच में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस वक्त जो है हेलीकॉप्टर भी ऊपर मंडला रहे हैं और उससे भी देखा जा रहा है कि कहीं मूवमेंट है, क्योंकि बहुत डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पे इस एरिया में। बहुत मुश्किल है, लोकेट करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हाइट भी जो मैंने बताया कि 12,000 फीट अबव सी लेवल, तो वहां पे हमला हुआ है और फॉरेस्ट उसके नीचे और दोनों साइड है बहुत ज्यादा डेंस है। जी ताहिर, अगर देखा जाए तो आतंकवादियों के साथ इस मुठभेड़ में अभी कितने आतंकियों के मारे जाने की जानकारी है और कितने और छिपे हुए हो सकते हैं वहां पे? देखिए, अभी जो इनिशियल रिपोर्ट ऑफिशियल कंफर्मेशन कुछ नहीं दी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 5 से 6 आतंकी थे और उन्होंने सबसे पहले जो ग्रेनेड अटैक किया हुआ है। ये बात याद रखनी होगी, फायरिंग नहीं हुई है, सबसे पहले उन्होंने पोस्ट पे ग्रेनेड फेंके हैं और इंजरी भी ज्यादा उसी से हुई। जो भी अभी तक जो डॉक्टर्स ने कहा है कि अपेरेंटली ये दिख रहा है कि स्प्लिंटर इंजरीज हैं, जितने भी घायल जवान हुए हैं, बुलेट इंजरीज कम है, लेकिन उसके बाद जो है फायरिंग हुई, दोनों साइड से जो है फायरिंग का तबादला हुआ, लेकिन इंजरीज जो हुई है वो अब तक जो है स्प्लिंटर इंजरीज से हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर, तमाम जानकारी और अपडेट से हमारे साथ साझा करने के लिए। आप लगातार इस पर अपनी नज़र बनाए रखिएगा। और साथ ही आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के ही रियासी में हुए आतंकी हमले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर श्रद्धालुओं की बस पर हाल ही में हुई फायरिंग मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादी का एक स्केच जारी किया है और उसके बारे में जानकारी देने वाले को 20 लाख रुपए के इनाम देने की भी घोषणा की गई है। रियासी पुलिस ने आतंकवादियों की जानकारी देने के लिए कई फ़ोन नंबर भी जारी किए हैं।
और जम्मू कश्मीर के बाद आइए बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां बलौदा बाजार हिंसा मामले में राज्य सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। देर रात कार्रवाई करते हुए जिले के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया है। साथ ही नए कलेक्टर और एसपी की तैनाती जिले में की गई है। जारी आदेश के मुताबिक बलौदा बाजार जिले के कलेक्टर के पद पर आईएएस दीपक सोनी और एसपी के पद पर अंबिकापुर पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल को तैनात किया गया है। वहीं इससे पहले पुलिस ने अभी तक 100 से ज़्यादा आरोपी गिरफ्तार किए हैं। साथ ही अलग अलग 8 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसमें 40 से 50 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बलौदा बाजार में सतनाम पंथ के धार्मिक स्थल अमर गुफा के जैतखाम में तोड़फोड़ के मामले की जांच और अन्य मांगों को लेकर सतनामी समाज के कई संगठन आंदोलन कर रहे थे। सोमवार को कलेक्टर के घेराव के दौरान प्रदर्शन हिंसक हो गया। उपद्रवियों ने कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय में आग लगा दी। सतनामी समुदाय के सदस्यों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की और घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश देने के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया। कहा कि जो कुछ घटना हुई थी वो अभी जो 10 तारीख को घटना हुई निंदनीय है। यह भी कहा कि उसमें प्रशासन का ध्यान रहे, किसी बेगुनाह को कोई सजा ना हो, साथ ही साथ जो गुनहगार है उनको अवश्य सजा हो, आदि आदि बातें। और बात भारतीय सेना की। दरअसल लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी देश के अगले सेना प्रमुख होंगे। वो 30 जून को मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे। परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में सेवाएं दी हैं। उपेंद्र द्विवेदी मौजूदा समय में थल सेना के उप सेना प्रमुख हैं। दरअसल मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे को 1 महीने का सेवा विस्तार मिला है। उनका कार्यकाल 31 मई को समाप्त हो रहा था, लेकिन एक्सटेंशन मिलने के कारण वो 30 जून को रिटायर होंगे और उसी दिन देश को नया सेना अध्यक्ष मिलेगा। और नए सवेरा में आगे बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की भी बात कर लेते हैं, जहां रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष में हाल ही में 2 भारतीय नागरिकों के मारे जाने की खबर सामने आई है। विदेश मंत्रालय ने इस बारे में एक बयान जारी किया और इसके साथ ही बताया कि दोनों भारतीय नागरिकों को रूसी सेना में भर्ती किया गया था। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत ने रूस के साथ इस मामले को सख्ती से उठाया है और रूसी सेना में शामिल सभी भारतीय नागरिकों की शीघ्र वापसी की मांग की है। भारत की ओर से यह भी कहा गया है कि रूसी सेना की ओर से भारत के किसी भी नागरिक की भर्ती पर आगे रोक लगाई जाए। ऐसी किसी भी तरह की गतिविधियां दोनों देशों की साझेदारी के अनुरूप नहीं होंगी। इसके साथ ही भारत ने रूस में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से अपील की है कि वो रूस में रोजगार ढूंढते समय सावधानी बरतें। और बात कर लेते हैं मौसम की, जहां देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भारत में अगले 5 दिनों तक भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और दिल्ली के अलावा हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही ओडिशा में भी गर्म हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि भीषण गर्मी फिर से शुरू हो रही है और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और दिल्ली में जारी रहेगी। तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कल अधिकतम तापमान 47.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, तो वहीं पंजाब के पटियाला में तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। दिल्ली में अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और एक तरफ जहां प्रचंड गर्मी और लू की तपिश, तो वहीं दूसरी तरफ मानसून की बारिश भी है। दरअसल मानसून इस समय गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ रहा है, तो वहीं मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों सहित कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है। तो लगातार मौसम में जो बदलाव है वो हम देख पा रहे हैं। एक तरफ मानसून सक्रिय है, बारिश भी हो रही है, तो दूसरी तरफ जो गर्म हवाएं हैं वो कहीं ना कहीं उत्तर पश्चिम भारत में चल रही हैं। तो ये तो बात हुई मौसम की, लेकिन इसके अलावा भी कई और ऐसी खबरें हैं जिनसे आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो,
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां देखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। और नया सवेरा में अब रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट का, जो है अखबारों की सुर्खियां का, और जानते हैं अखबारों की सुर्खियां। तो वो कौन सी सुर्खियां हैं जो आज अखबारों में नजर आ रही हैं, इसके लिए ये रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी का, जो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी गवीश। नमस्कार। सबसे पहले अपने दर्शकों को सुप्रभातम। और अखबारों की सुर्खियों में जो पहली सुर्खी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है राजधानी दिल्ली से, जहां एक प्रतिमा ने लोगों का मन मोह रखा है। आपको बता दें कि यह प्रतिमा है अर्जुन और श्री कृष्ण के रथ पर बैठे हुए अर्जुन और श्री कृष्ण से जुड़ी हुई। बता दें कि राजधानी को कलाकृतियों, मूर्तियों और फव्वारों से सजाने के क्रम में यह मूर्ति दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना द्वारा यह लगाई गई थी और अपनी दौसा यात्रा के दौरान उन्होंने इस मूर्ति का चयन किया था। बता दें कि डिप्लोमेटिक एनक्लेव में सरदार पटेल और सिमोन बोलवीर मार्ग जंक्शन पर यह पार्थसारथी कृष्ण की लगी मूर्ति एक सुखद एहसास कराती है लोगों को जब इसको लोग देखते हैं, और फव्वारों के चारों तरफ अद्भुत छटा इसकी देखने को बनती है। अगला समाचार है हमारा दिल्ली जल संकट पर, जो LG की बात हुई है उससे जुड़ा हुआ, जहां दिल्ली जल संकट पर जो बात राजनीतिक जहां पर ऊहापोह चल रही है, उसी के साथ साथ अब बातें आपस में चल रही हैं, जिसके चलते दिल्ली के उपराज्यपाल ने हरियाणा के CM से सोमवार को बात की थी और हरियाणा के CM ने यह आश्वासन दिया था कि जितना हरियाणा को पानी दिल्ली को देना चाहिए उतना हमने दिया है। यद्यपि भीषण गर्मी के चलते हरियाणा को भी कुछ समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी हम हर स्थिति में आपके साथ हैं। इसी प्रकरण में दिल्ली की जो जल मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने यह कहा है कि हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट में अपने एफिडेविट के अनुसार दिल्ली को जल नहीं दिया है। तो इस प्रकार की कुछ जो हैं बातें हैं आपस में वो चल रही हैं। अग्रिम समाचार है नीट के परिणाम से जुड़ा हुआ, जहां नीट पेपर लीक मामले में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने NTA से जवाब मांगा है और उन्होंने कहा है कि NTA की जो शुचिता है वो इसके कारण कहीं ना कहीं धूमिल हुई है। आपको बता दें कि इस परीक्षा से संबद्ध याचिका हुई थी और इस याचिका में दोबारा एग्ज़ाम देने के लिए और फिर पुनः दोबारा यह परीक्षा हो, इसलिए गुहार लगाई गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी फ़िलहाल में इस काउंसलिंग प्रोसेस पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है, जबकि नीट पेपर लीक के चलते आरोप जो है प्रदर्शन है जो वह विरोध प्रदर्शन छात्रों के द्वारा देश भर में किए जा रहे हैं। अगला समाचार भी जुड़ा है शिक्षा जगत से ही, जहां उच्च शिक्षण संस्थानों में आवेदन करने के लिए जो छात्र उत्सुक हैं उनके लिए अच्छी खबर है, अच्छी सूचना है। आपको बता दें कि UGC के जो चेयरमैन जगदीश कुमार, उन्होंने ये बताया है कि जो विश्वविद्यालयों में और उच्च शिक्षण संस्थानों में अब वर्ष में 2 बार विदेशी संस्थानों की तरह 2 बार अब छात्र प्रवेश ले सकेंगे। एक बार, कई बार 2 सेशंस में प्रवेश लेने से छात्र एक बार जब चूक जाते हैं तो दूसरी बार उन्हें अवसर मिलेगा। और साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि इससे रोजगार के अवसर भी बेहतर हो सकेंगे, क्योंकि जो प्लेसमेंट सेल्स के लिए कंपनियां आती हैं वह भी वर्ष में 2 बार आएंगी। तो ये कुछ समाचार हैं जो विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए विविध समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। अब चलते हैं आपके साथ आगे और बढ़ते हैं नया सवेरा में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गवीश, ढेर सारी खबरों को बेहद ही संक्षेप में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DD न्यूज़। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, craft
the curious. तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत नया सवेरा में। और आइए अब आगे बढ़ेंगे और नजर डालेंगे यहाँ पर दुनिया भर की कुछ और खास खबरों पर। गाजा में एक बार फिर से संघर्ष विराम का प्रयास तेज हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रस्ताव पर सहमति बनाने के लिए विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पश्चिमी एशिया के दौरे पर हैं। फ्रांस के मौजूदा प्रधानमंत्री गैब्रियल अटाल ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। संसदीय चुनावों के लिए वोटिंग 2 चरणों में होगी। पहला चरण 30 जून को और दूसरा चरण 7 जुलाई को होगा। दक्षिणी चिली में भारी बारिश के कारण बाढ़-ग्रस्त इलाकों से लोगों को बाहर निकाला गया है। स्थानीय मीडिया के अनुसार 400 घर बाढ़ में डूब गए हैं। चिली के अरोको शहर के लिए भारी बारिश के कारण रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान सेवा के अनुसार क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। स्पेन के पाल्मा डी मलोर्का हवाई अड्डे के आसपास बाढ़ के पानी भर गया क्योंकि स्पेनिश द्वीप पर भारी बारिश हुई। हवाई अड्डे पर लगभग 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की बारिश दर्ज की गई। दक्षिण मैक्सिको में 4000 से अधिक लोगों को कथित गिरोह के सदस्यों द्वारा गोलीबारी करने, घरों और वाहनों को जलाने के बाद एक पड़ोसी शहर में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। और अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों के बाद में अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की खबरों की फटाफट अंदाज में। इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जों के लिए प्रस्तावित उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना में सरकार 35 से 40% मूल्यवर्धन स्थानीय तौर पर किए जाने का लक्ष्य रखेगी। इस तरह अप्रैल 2020 में शुरू किए गए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण यानी PLI के लिए 18 से 20% मूल्यवर्धन को अब दोगुना किया जाएगा। आईफोन की मांग को फिर से बढ़ाने के लिए नए AI फीचर्स का अनावरण किया गया। इस लॉन्च के एक दिन बाद ही एप्पल के शेयर मंगलवार को 7% से अधिक बढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। प्रमुख वाहन कंपनी टाटा मोटर्स वित्त वर्ष 2029 और 30 तक अपने इलेक्ट्रिक वाहन कारोबार में 16,000 करोड़ रुपए से 18,000 करोड़ रुपए के बीच निवेश करने की सोच रही है। देश में अभी इलेक्ट्रिक कार के 4 मॉडल बेच रही कंपनी का मार्च 2026 तक 6 नए मॉडल उतारने का इरादा है। यूटिलिटी वाहनों का निर्यात मई में 50.5% बढ़ा है, जबकि घरेलू थोक बिक्री और उत्पादन में क्रम से 17.6% और 26.9% का इजाफा हुआ है। और आइए नया सवेरा में अब बात करते हैं खेल जगत की खबरों की। तो खेल जगत की खबरों में अगर बात करें तो ICC T20 विश्व कप में आज भारतीय टीम का सामना अब तक अपने प्रदर्शन से सभी को चौंकाने वाली मेजबान अमेरिका से होगा। दोनों टीमों ने अब तक प्रतियोगिता में 2-2 मुकाबले जीते हैं और ऐसे में दोनों टीमों का इरादा इस मुकाबले को जीतकर सुपर 8 में अपनी जगह पक्की करने पर होगा। अमेरिका ने प्रतियोगिता में पाकिस्तान को हराकर सभी को चौंका दिया था। ICC T20 विश्व कप में जीत के रथ पर सवार भारतीय टीम का सामना तीसरे ग्रुप मुकाबले में मेजबान अमेरिका के साथ होने जा रहा है। रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम जब न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में मैदान पर उतरेगी तो उसकी नज़र सुपर 8 में स्थान बनाने की होगी। भारत ने T20 विश्व कप 2024 में अपने पहले 2 मैच लगातार जीतकर शानदार शुरुआत की है। खास तौर से उन्होंने पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ जिस प्रकार 119 रनों का लक्ष्य बचाया था, उससे उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ गया है। भारतीय टीम ने विश्व कप से ठीक पहले IPL खेला है, तो उनके सभी खिलाड़ी T20 क्रिकेट की अच्छी लय में हैं। विश्व कप से पहले उन्होंने अभ्यास मैच में बांग्लादेश को हराया था। हालांकि पहले दोनों मुकाबलों में भारतीय बल्लेबाज उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। रोहित शर्मा तो अच्छी लय में लग रहे हैं, लेकिन विराट कोहली पहले दोनों मुकाबलों में जल्द ही पवेलियन लौट गए थे। ऐसे में वो इस मुकाबले में फॉर्म में वापसी करने की कोशिश करेंगे। टीम इंडिया को अपनी बल्लेबाजी को और दुरुस्त करने की आवश्यकता है। भारतीय टीम अपने प्लेइंग 11 में एक बड़ा बदलाव कर सकती है। शिवम दुबे की जगह यशस्वी जायसवाल को मौका मिल सकता है।
जायसवाल खेलते हैं तो विराट फिर अपने पसंदीदा नंबर 3 की पोजीशन पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। सूर्य कुमार यादव भी पहले 2 मैच में असफल रहे हैं, जिसके कारण उनके चयन पर सवाल उठने लगे हैं। ऋषभ पंत ने चोट के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जोरदार वापसी की है। पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत में वो सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। न्यूयॉर्क की उतार चढ़ाव भरी पिच पर तेज गेंदबाजों की भूमिका फिर से अहम होने वाली है। ऐसे में जसप्रीत बुमराह के नेतृत्व में भारतीय गेंदबाज अमेरिका के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह की तिकड़ी ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं हार्दिक पांड्या ने भी इनका अच्छा साथ दिया है। बुमराह आयरलैंड और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। पाकिस्तान के खिलाफ उनकी गेंदबाजी ने ही मैच का रुख भारत की तरफ मोड़ा था। वहीं मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह ने दूसरे छोर पर बुमराह का अच्छा साथ निभाया है। दूसरी तरफ बात अगर अमेरिकी टीम की करें तो टीम ने पिछले कुछ दिनों में जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उसे देखते हुए भारत उन्हें हल्के में लेने की भूल नहीं करेगा। उन्होंने अपनी क्षमता से अधिक प्रदर्शन किया है और भारत के खिलाफ जीत उनका सपना होगा। अगर यूएसए को बुधवार को बड़ा उलटफेर करना है तो सौरभ नेत्रवलकर, आरोन जोन्स जैसे खिलाड़ी बड़ी भूमिका निभाएंगे। इस मैच में भारत के खिलाफ 6 भारतीय मूल के खिलाड़ी खेलने वाले हैं। प्रतियोगिता में अमेरिका काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहा है। इस टूर्नामेंट में वो 8.51 की रन रेट से रन बना रहे हैं, जो तीसरा सर्वाधिक है। क्या अमेरिकी टीम इस T20 क्रिकेट विश्व कप में एक और अपसेट करने में कामयाब होगी, या रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम अपना विजय ध्वज लहरा सकेगी एक और बार? देखना दिलचस्प होगा इस T20 मैच में। कैमरा पर्सन एस जयशंकर के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, न्यूयॉर्क। तो उम्मीद यही है कि जो भारतीय टीम है वो सुपर 8 के लिए अपनी जगह मजबूत कर पाए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, खबरें देखते हैं सिने जगत से। प्रभास की फिल्म कल की 2898 एडी के हिंदी ट्रेलर को 1 घंटे में 1.5 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। ट्रेलर में प्रभास, दीपिका, कमल हसन और अमिताभ बच्चन के अलावा एक्ट्रेस दिशा पाटनी की भी झलक दिखाई दी। कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन 14 जून 2024 को रिलीज होने वाली है। ये बायोपिक ड्रामा फिल्म है जिसमें भारत के पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मुरलीकांत पेटकर की कहानी को बयां किया गया है। रवि तेजा तेलुगु सिनेमा के अभिनेता की आगामी फिल्म का नाम मिस्टर बच्चन है, जिसे हरिशंकर द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। फिल्म का टैगलाइन रखा गया है, नाम तो सुना होगा। एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर जल्द ही वेब सीरीज दलदल में नजर आएंगी। दलदल में भूमि पेडनेकर एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाएंगी। वेब सीरीज मिर्जापुर 3 का नया पोस्टर जारी कर दिया गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर ये 5 जुलाई से स्ट्रीम होगी। मिर्जापुर के पहले 2 सीजन काफी हिट रहे हैं। कोटा फैक्ट्री का सीजन 3 जल्द ही रिलीज होने वाला है। कोटा फैक्ट्री सीजन 3 नेटफ्लिक्स पर 20 जून को रिलीज होगा। साथ ही इमोशनल ट्रेलर नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से रिलीज किया गया। अजय देवगन और तब्बू स्टारर फिल्म औरों में कहां दम था का ट्रेलर रिलीज 13 जून को आउट होगा और वहीं फिल्म 5 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म में अजय तब्बू के अलावा जिमी शेरगिल, साई मांजरेकर, शांतनु माहेश्वरी जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। तो इतनी खबरें आपने देखी और ये ज़रूरी कि इन तमाम खबरों के बाद हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा जो दिन है वो बेहतर रहे, हमारा जो सेहत है वो अच्छी रहे। इसके लिए आइए अब बात कर लेते हैं कृतिका योगा की भी। बिल्कुल। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बेहद ही नजदीक है। 21 मई को ये दिवस मनाया जाएगा। लेकिन अगर बीते 10 साल की अगर हम बात करें तो बीते 10 साल में योग के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। आज योग विज्ञान प्रसार, लोगों की भागीदारी और लोगों में योग की स्वीकार्यता बहुत तेजी से बढ़ी है। कई बीमारियों पर योग से फायदे पर रिसर्च भी हो रही है। आइए आपको दिखाते हैं इस पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट। योग न केवल लोगों को स्वस्थ रखने में अपनी अहम भूमिका निभाता है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य में भी योगदान देता है। बीते 10 साल में योग को लेकर ऐसा इकोसिस्टम बना है जिसका फायदा देश ही नहीं दुनिया भर के लोगों को हो रहा है।
जहां योग से विज्ञान जुड़ा हुआ है, वहीं योग के अंदर कॉमर्स भी जुड़ा हुआ है। आज हजारों की संख्या में योग प्रशिक्षक तैयार हो रहे हैं। वहीं स्टार्टअप से लेकर ऑनलाइन योग सिखाने वाले प्रशिक्षक भी तैयार हो रहे हैं। हम जैसे विश्व गुरु कहलाते हैं, या तो विश्व गुरु बनने की दिशा में एक प्रकार के ये एक भारत की तरफ से एक योगदान, लेकिन उसका एक कॉमर्स वैल्यू भी है कि इतने सारे रोजगार जनरेट हुए हैं। जैसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने योग मैट है या योग एक्सेसरीज है, उसका इंडियन स्टैंडर्ड बनाया, नोटिफाई हुआ। तो अभी जो मैट्स है उसके अंदर ISI स्टैंडर्ड आ गया है ना, तो वो एक क्वालिटी बेंचमार्किंग है। उसमें हम लोग आयुष की एक सेक्शनल कमेटी बना के इसको ISO स्टैंडर्ड तक लेके जाना चाह रहे हैं। तो योग की एक्सेसरीज है, उसको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रूप में हम आगे बढ़ाएंगे। कई बीमारियों से बचाव में योग के फायदे को लेकर रिसर्च हो रही है। मधुमेह, मानसिक स्वास्थ्य जैसी बीमारियों में योग से बहुत फायदे हैं। मधुमेह के अंदर योग, माइग्रेन के अंदर योग, हार्ट डिसीज के अंदर योग, एक योग का कार्डियक रिहेबिलिटेशन, जैसे किसी को हार्ट अटैक आता है तो हार्ट अटैक के बाद रिहेबिलिटेशन का एक बड़ा लंबा प्रोसेस है और विदेशों में बहुत खर्चीला प्रोसेस है, लेकिन योग के माध्यम से स्वयं अपने आप को हेल्प करते हुए उसी लेवल का लाभ मिल सकता है, ऐसा प्रमाणित हुआ है। योग भारत की सांस्कृतिक विरासत है। आज दुनिया भर में लोगों में योग के प्रति जागरूकता बढ़ी है। साल 2023 में 23 करोड़ 50 लाख लोगों ने दुनिया भर में हुए योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। आप भी अगर अपने जीवन में नियमित योग को अपनाते हैं तो जीवन शैली से जुड़ी कई बीमारियों से निजात पा सकते हैं। नीतेंद्र सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। तो देखा आपने कैसे जो योग है वो जुड़ा हुआ है, विज्ञान की बात की जाए या हमारी जो रोज़ाना की दिनचर्या है उससे अगर जोड़कर देखा जाए तो काफ़ी फायदेमंद। और आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जयपुर शहर के जंतर मंतर पर बड़े पैमाने पर योग शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के योग विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जंतर मंतर पर विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में योग के विभागाध्यक्ष ने बताया कि 21 जून के लिए विशेष तैयारियां लगातार जारी हैं। हमारा मुख्य कार्यक्रम है 21 जून को योगा प्रोटोकॉल का जो अभ्यास है वो जंतर मंतर पर करवाया जाएगा। उसमें हमारे संस्थान के सब लोग जो है प्रतिभागी होंगे। इसके अलावा जयपुर की जो सामान्य जनता है उसमें भी जागरूकता फैलाने के लिए हम उन लोगों को भी आमंत्रित करते हैं कि वो भी आएँ और हमारे साथ योगाभ्यास करें। मॉर्निंग से हमारा 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है और 3 बजे तक रहता है, जिसमें हम सुबह सुबह जो होता है वो जनरल पब्लिक को योगा कराते हैं 5 to 6। देन उसके बाद यहाँ पे UG एंड PG की क्लासेस होती है, जिसमें हम उनको योगा प्रैक्टिसेस कराते हैं, जिसमें क्रियाएं होती है, आसन्स होते हैं और मेडिटेशन के जो सेशंस होते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा 9 to 3 का स्लॉट, जिसमें हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। और वहीं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में योग का प्रशिक्षण ले रहे छात्रों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। हम स्वस्थ लोगों के लिए भी योगा करवाते हैं और पेशेंट के लिए भी अकॉर्डिंग टू देयर डिजीजेस। तो इस तरह से हम योग का पूरी तरह से प्रचार करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि वो डेली बेसिस पे जागरूक हो और डेली बेसिस पे अपना जो रूटीन है उसमें योगा को भी इनकॉर्पोरेट करें। अगर हम डेली योगा करते हैं तो हम कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं और हमारा डेली रूटीन सही होता है, हम दिन भर तरोताज़ा महसूस करते हैं। सबसे पहले हम खुद योगाभ्यास में निरंतर करेंगे, तभी हम समाज में और सोसाइटी में योगा को प्रचार कर पाएंगे। इसके जो बेनिफिट्स है वह कि हम जो डेली एनर्जी, हमारी जो एनर्जेटिक, हम इतना ज़्यादा इससे एनर्जेटिक रहते हैं कि पूरे जो दिन के हम जो काम करते हैं उसमें बहुत एनर्जी हमको रहती है और हमारी बहुत सबसे बड़ा इसका फैक्ट है जो स्ट्रेस फ्री रहता है। तो देखा आपने क्या महत्व है योग का स्वयं और समाज के लिए। योग इस बार की भी अगर खास तौर से बात की जाए, थीम जो रखी जाती है हर साल। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं तापमान का हाल कैसा रहने वाला है।
जान लिया आपने तापमान का हाल भी और साथ ही साथ ना सिर्फ देश बल्कि राष्ट्र जगत में भी किस तरह की खबरें जो कि आज सुर्खियों में भी रहीं। फिलहाल आज नया सवेरा में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं गुजरात के स्वामी नारायण मंदिर की खूबसूरत झलकियों के साथ। दरअसल ये अहमदाबाद के कालूपुर क्षेत्र में स्थित है। ब्रिटिश काल में इस मंदिर को बनाया गया था, जिसके बाद इसके अनुयायी बढ़ते ही चले गए। इस मंदिर को इसके भव्य परिसर और बेहद ही महीन काम के लिए जाना जाता है। आप लीजिए इन बेहद ही खूबसूरत झलकियों का आनंद और इसी के साथ मुझे, मेरे सहयोगी मुकुल और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।